नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। देखो, हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नीडी पर्सन हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है कि नहीं है? आपको इस कंटेंट का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे YouTube पर सर्च कर लेना आप। जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो कोई भी YouTube चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ठीक है नहीं है? कंसेप्चुअल चल रहे हैं बिल्कुल। और आज लेके आया हूं मैं अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट इंटरमीडिएट, जिसको कहा है बेंजाइन। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन बेंजाइन। देखो, आराम से समझना बेंजाइन को। बेंजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है और किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो गेट हो, नेट हो, जैम हो। ठीक है नहीं? तो अपन उसी टाइप से पढ़ेंगे। पहली चीज अपन देख लेते हैं कि बेंजाइन होती क्या है। ठीक है नहीं? तो अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, बेंजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो पहली चीज ये है कि बेंजाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H4, ओनली बेंजाइन। यानी कि इसमें बेंजीन के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन कम है। ठीक है नहीं है? या आप ये बोल सकते हो कि बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दे तो बेंजाइन बन जाती है और वो 1-2 पोजीशन से होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बेंजीन ये है, बेंजीन ये बेंजीन, और इन दोनों हाइड्रोजन्स को मैं हटा दूं। ठीक है नहीं? इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दूं तो मेरे पास बेंजाइन बन जाएगी। ये बन गई बेंजाइन। ठीक है नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब ये जो बेंजाइन बनी है इसका नाम क्या होगा? आपने बेंजाइन बोल दिया, मैं एक नाम और बता देता हूं, अराइन। क्या नाम है इसका? अराइन। एक नाम और बता दिया मैंने। ठीक है नहीं? अब आप देखोगे इस बेंजाइन का एक नाम और अपन देंगे, 1 और 2 डाई। डी का मतलब कम, हाइड्रोजन, डिहाइड्रोबेंजीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आया ये नाम कैसे दिया? कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है नहीं? अब एक चीज ध्यान रखना, ये नेचुरल इंटरमीडिएट है। क्या है? नेचुरल इंटरमीडिएट है। क्या है भाई? नेचुरल इंटरमीडिएट है। नेचुरल इंटरमीडिएट है, यानी कि रिएक्शन में बनेगा। क्या है? नेचुरल इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में ये बनेगा। तो नेचुरल रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन इसकी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या है वो सुनो आप। नेचुरल इंटरमीडिएट होगा, बहुत बढ़िया, अपनी जगह नेचुरल इंटरमीडिएट है, लेकिन ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली और रिएक्टिव। ठीक है नहीं? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और इस रिएक्टिविटी की वजह से इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ये मान लो कि अगर अपने पास अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होते तो इसको अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है नहीं? एनालिटिकल टेक्निक है जो डिटेक्ट करती है इसको, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो डिटेक्ट करती है ना। तो देखो इधर, अगर वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ है तो आइसोलाइट नहीं कर सकते इसको। कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन, फ्रॉम मिड ऑफ रिएक्शन, या फ्रॉम रिएक्शन, फ्रॉम रिएक्शन आइसोलेट नहीं कर सकते आप। कार्बोनाइन को फिर भी कर लेंगे, कार्बोनाइन को फिर भी कर लेंगे अपन, फ्री रेडिकल को भी आइसोलेट कर सकते हैं अपन। ठीक है नहीं है? हाँ, लेकिन इसको नहीं कर सकते अपन। कैन नॉट बी आइसोलेटेड बट कैन बी
but can be detected or trapped। इसको ट्रैप्ड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो अपन को पता होना चाहिए कि अपनी बेंजाइन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले बेंजाइन को एराइन बोलते हैं, ठीक है। नहीं 1,2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं तब आपकी बेंजाइन बनती है, और इसको बोलते हैं 1,2 डाई डिहाइड्रो बेंजीन के नाम से जानते हैं। नेचुरल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव होता है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, आइसोलेट नहीं होता रिएक्शन से। सबसे खास बात, आइसोलेट नहीं होगा, समझ में आई? और इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैप कर सकते हैं। हाँ, तो अपन इसकी बात खत्म करते हैं कि डिटेक्ट कहां से करेंगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब हमने चेक किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इसका M/Z जो है जनरली बेंजीन का जो आता है, देख लो आप कितना इसका एटॉमिक वेट होता है, कितना इसका मोलिकुलर वेट होगा बेंजीन का, ठीक है, कितना होता है बताओ, 78 होता है। तो ये M/E 76 पर एक पीक आई, तो उस पीक से हमने इसको कंसीडर किया कि हाँ भाई बेंजाइन भी बनती है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? ट्रैप्ड रिएक्शंस में क्या है वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन पहले अपन रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव क्यों है भाई, ऐसा क्या पाया जा रहा है इस बेंजाइन में जो ये इतनी रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी के लिए भैया कंसेप्ट है, ढंग से समझना। रिएक्टिविटी के लिए क्या है बेटा, कंसेप्ट है, वो ढंग से समझना है। हाईली रिएक्टिव होती है, तो मेरे हिसाब से जो हाईली रिएक्टिव होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी, ठीक है नहीं है? सही बात है क्या? तो अपन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई, वेरी हाई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अब बोले कंसीक्वेंस क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो एक चीज बताओ मेरे को, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने पढ़े हैं जो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी को फैक्टर बढ़ाने वाले हैं वो स्ट्रेन है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाई क्यों है, ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन। और इसमें कोई छोटा मोटा स्ट्रेन नहीं है कि थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, इसमें बहुत खतरनाक स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल स्ट्रेन के नाम से जाने जाएंगे। ये एंगल स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन बहुत खतरनाक होता है। क्यों होता है, आपने देखा साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन होता है, तो वो क्या करती है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करती है। क्या करे, क्यों करती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन, वो इसीलिए करती है। जबकि एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, पैराफिन से अनरिएक्टेड रहनी चाहिए, लेकिन वो करती है रिएक्शन शो, एडिशन रिएक्शन शो करेगी आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो एंगल स्ट्रेन होता है। अब ये एंगल स्ट्रेन आया कैसे इसके अंदर, वही चर्चा करेंगे अपन। इसमें एंगल स्ट्रेन कैसे आया उसी की चर्चा करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है ढंग से समझना, एक्चुअल में क्या है अपन ढंग से समझेंगे। ये आपकी बेंजीन है, ये आपकी क्या है बेटा, बेंजीन। यहां पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है एक्स और एक लगा हुआ है वाई, ठीक है। ये अपन बाद में करेंगे कि एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, फॉर्मेशन में तो करेंगे अपन एक्स और वाई क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे जब ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि 1-2 एलिमिनेशन से ये बनेगी, क्या बनेगी, 1-2 एलिमिनेशन से ये बनेगी। क्लियर है? तो इसमें से एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो इसके पास, एक वैकेंट होगा पूरी तरह और एक फिल होगा।
देखो इस पाई बॉन्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब ये रहा आपका sp2 जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है भाई, और ये रहा आपका sp2 जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। हो गया भाई, कोई दिक्कत? और ये आपको पता है, अच्छी तरह बताने की जरूरत नहीं है कि ये कार्बन sp2 है। क्या है भाई? sp2। तो ये कार्बन भी क्या होगा? sp2। वहां पे भी sp2 था, यहां पे भी sp2 है, यहां पे भी sp2, यहां पे भी sp2। तो sp2 में बॉन्ड एंगल कितना? बॉन्ड एंगल कितना? आप क्या होगे सर? 180, सॉरी 120। बिल्कुल सही बात है। तो 120 वाले बॉन्ड एंगल को अपन कंसीडर करते हैं। देखो इधर, इधर देखो, ये रहा बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला दिख गया आपको, ये कितना है? 120 एंगल, ठीक है नहीं? लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है भैया, ज्वाइन तो होंगी, अपोजिट चार्ज अपने आप में अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने ये देख लिया कि यहां पे बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है? मूव, ठीक है नहीं है? तो इसमें क्या होगा, इसमें समझा देता हूं मैं आपको। इसमें ये ऑर्बिटल थोड़ा सा मूव होगा इधर और थोड़ा सा मूव होगा इधर, ठीक है? वो ही वैसा ही कंसेप्ट है जो साइक्लोप्रोपेन में आपने देखा था कि साइक्लोप्रोपेन में बॉन्डिंग होने के लिए ऑर्बिटल किस प्रकार से थोड़े थोड़े क्या होते हैं? अपने नॉर्मल बॉन्ड एंगल से मूव होते हैं, ठीक है नहीं है? इसको अपन क्या बोलते हैं? ओब्लिक ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। अभी छोटा कर दूंगा इसको मैं, है ना? ओब्लिक ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं इसको। तो ये ओब्लिक ओवरलैपिंग होने वाली है इसके अंदर, और होगी कैसे? देखो, ठीक है भाई, ढंग से समझना इसको, आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। ओब्लिक ओवरलैपिंग, तो ये जो ऑर्बिटल है ये इस प्रकार से आ गया थोड़ा सा, और ये ऑर्बिटल थोड़ा सा इस प्रकार से आ गया कि यहां पे क्या हो गई? थोड़ी सी पाई बॉन्डिंग हो गई। तो कलर चेंज करके पाई बॉन्डिंग को दिखाते हैं। बोले ये साहब ओवरलैपिंग हो गई इतनी सी, और इतनी सी ओवरलैपिंग से क्या बन गया? पाई बॉन्ड। क्या बन गया भाई? पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई? इतनी सी से क्या बन गया? ये पाई बॉन्ड बन गया, ये एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है। तो आप चेक करोगे आप जब, तो आपका 120 वाला ये था, यही था 120 वाला। बोले सर 120 का बॉन्ड एंगल ये रहा, ठीक है भाई? और अब क्या हो गया? हाँ जी, अब क्या हुआ? इसकी जो एक्सिस है इधर मूव कर गई, देखो कर गई, यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल है वो 180 के आसपास पहुंच गया ऑलमोस्ट। तो एंगल स्ट्रेन कितना आया? एंगल स्ट्रेन कितना आया? आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट 60 डिग्री का आ गया। आप एक बात बताओ, कोई sp2 हाइब्रिड है उसमें 160 का एंगल स्ट्रेन, 160 का सॉरी 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। जबकि साइक्लोप्रोपेन में आप चेक कर रहे थे, ये बॉन्ड एंगल का जो स्ट्रेन है ये लगभग 10 से 15 डिग्री के आसपास था, ज्यादा नहीं था। तो ही वो कितनी रिएक्टिव हो रही थी। तो यहां पे अपने पास 60 का एंगल स्ट्रेन आ गया, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, हाईली रिएक्टिव होती है। इसी को अपन बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हैं भाई? एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को अपन एंगल स्ट्रेन बोलेंगे। और आपकी बेंजीन जो है उसका पाई बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा, ये एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है। कौन सा पाई बॉन्ड है? एक्सटर्नल पाई बॉन्ड। कुछ समझ में आया? ये एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है, अगर बात करें, ये जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है ये अलग तरीके से बना है। क्या कैसे बना है? ये बना है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से, एक्सेप्शनल केस है। जबकि अपन बोलते हैं कि कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, बोलते हैं नहीं बोलते? हमेशा pz वाले।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है ये इसके डीलोकलाइजेशन में कभी भी टांग नहीं अड़ाएगा, यानी कि डीलोकलाइजेशन चलता रहेगा, ये पाई बॉन्ड यहीं पे रखा हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइजेशन प्लेन के परपेंडिकुलर बना है, और कोई भी पाई बॉन्ड जब डीलोकलाइजेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता। ये हमने एरोमेटाइजेशन में सीखा था। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी, समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो बेंजाइन है, आपकी जो बेंजाइन है वो एरोमेटिक नेचर की है। कैसे नेचर की है? एरोमेटिक नेचर की। अगर कोई पूछे बेंजाइन कैसी होती है, एरोमेटिक नेचर की। फिर भी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। आप सोचो एरोमेटिक है तो रेजोनेंस एनर्जी भी इस एंगल स्ट्रेन को बुना नहीं पा रहा। नहीं तो होता क्या है, थोड़ी सी कमी चलती है, कोई बात नहीं, चल जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी तो है अपने पास। रेजोनेंस एनर्जी भी कंपनसेट नहीं कर पा रहा इसके एंगल स्ट्रेन को। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल स्ट्रेन बड़ी खतरनाक चीज है। अगर किसी के अंदर आ जाए तो उसको क्या कर देती है, अनस्टेबल कर देती है, हाईली रिएक्टिव कर देती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर देती है। कुछ समझ में आया? दिस इज द फैक्ट अबाउट बेंजाइन। कोई दिक्कत? अगर पूछे तो बता ना भाई एरोमेटिक नेचर की है, पर रेजोनेंस एनर्जी जो है, जो चल रही थी रेजोनेंस एनर्जी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, नहीं है, बस डिस्टर्बेंस एंगल स्ट्रेन का आ गया। और एंगल स्ट्रेन क्या करेगा, बूस्ट अप करेगा किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगी और एंगल स्ट्रेन बढ़ाने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इसमें जो है एंगल स्ट्रेन डोमिनेंट है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। अगर 10-15 डिग्री का होता तो चलता भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एरोमेटिक रेजोनेंस एनर्जी डोमिनेट कर जाती। लेकिन यार 60-60 डिग्री का छोटी मोटी बात थोड़ी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना कि बेंजाइन जो है सिंगलेट स्पीसीज है, सिंगलेट इन नेचर। ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूं मैं। कैसी है बेटा? सिंगलेट इंटरमीडिएट है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रिपलेट है। ठीक है, नहीं है? तो सिंगलेट होने के कारण ये डायामैग्नेटिक है, लाइक बेंजीन। क्या है? डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, डायामैग्नेटिक। ये थोड़ा सा ध्यान। कैसी है? डायामैग्नेटिक। अब जो अपन पढ़ेंगे, अब जो डिस्कस करेंगे, वो अपन करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजाइन। तो आपको देखो प्रिपरेशन मेथड में एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक लिविंग ग्रुप, एक न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप। नहीं समझ में आई? एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक लिविंग ग्रुप कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है वो न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप कहलाता है। तो आपको बेंजाइन के केस में आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप मिलेगा। और पता है आपको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नहीं है? तो बेंजाइन जो है बिल्कुल यूं मान लो कि वाटर की तरह क्रिस्टल क्लियर है, इसके ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, नहीं है? जरूरत है केस को समझने की। क्लियर है? चले आगे देखो। हाँ जी, अब अपन चर्चा किसकी करेंगे बेटा? प्रिपरेशन मेथड की करेंगे। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। तो बहुत सारे मेथड है, कम से कम ये 8-9 मेथड है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं है? वो है फ्रॉम हेलो एरिन। कौन सी है? फ्रॉम हेलो एरिन, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का मतलब समझ गए होगे आप? यानी कि आप लगा दो, यहां पे F लगा दो, यहां पे Cl लगा दो, यहां पे Br लगा दो, और यहां पे आप I लगा दो। ये हेलो एरिन्स से, इनके द्वारा क्या करेंगे? इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो कॉमन साइन आउट लेना पड़ेगा मेरे को।
तो इन तीनों का कॉमन साइन आउट मैं ले लेता हूं एक्स। क्या ले लेता हूं? एक्स की सर एक्स लगा हुआ है। ये क्या है आपकी हेलो एरिन। कोई दिक्कत कोई समस्या? आराम से समझ में आएगा केस। हेलो एरिन का कोई सा भी ले लेना। अब हेलो एरिन में एक गड़बड़ है, वो क्या गड़बड़ है मैं समझाऊंगा आपको, ढंग से समझना कि हेलो एरिन में जब आप चेक करोगे, हेलो एरिन्स में आप जब चेक करोगे तो ये हेलो एरिन्स है, ये हेलो एरिन्स है, ठीक है भाई। तो आपको दिखेगा कि ये वाली H जो है एसिडिक नेचर की होगी। क्या होगी? एसिडिक नेचर। वाई क्यों भाई? वाई एसिडिक नेचर की क्यों है? क्योंकि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा। कहां ज्यादा होगा भाई? ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा। इस कारण से ये H एसिडिक है। और अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेसेस ले लिए, इतनी ज्यादा एसिडिक नहीं होती कि भाई वीक बेस से काम चल जाएगा, नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेने पड़ेंगे कि कम एसिडिक होती है। NaNH2 ले लिया, NaNH2 ले लिया, या टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल ले लिया, या टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले लिया, ये वाले ये बेसेज ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी जगह से प्रोटॉन निकाल लाते हैं। समझ में? स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है भाई। तो यहां से आपका क्या होगा? ये प्रोटॉन लेगा। प्रोटॉन लेने के बाद कौन सा ऑर्बिटल बनेगा भाई? कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बनेगा, ये वाला, ये वाला ऑर्बिटल बनेगा। बन गया भाई? बन गया। तो उसके बाद क्या होगा? ये ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे और इसको बाहर भेजेंगे, और ये न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप। और आपकी क्या बन जाएगी? बेंजाइन। क्या बन जाएगी? बेंजाइन। बन गई बेंजाइन। कोई दिक्कत कोई समस्या? बिल्कुल यही मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है नहीं? अब समझने की कोशिश करना आप। यहां पे अपने पास रिएक्टिविटी के दो ऑर्डर आते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर अपने पास आएंगे, ठीक है भाई। तो जो पहला ऑर्डर है वो ढंग से समझना। पहला ऑर्डर है वो ये है कि ब्रोमो वाला पहले आता है, फिर आयोडो वाला आता है, फिर क्लोरो आता है, और लास्ट में आएगा आपके पास फ्लोरो बेंजीन। एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये चलता है। अभी समझाऊंगा कौन सा रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको कब यूज में लेना है, ठीक है नहीं है? कौन सा रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको कब यूज में लेना है ये आपको मैं बताऊंगा अभी। तो पहला ऑर्डर ये आ गया, कोई दिक्कत पड़ा कर लोगे। और दूसरा जो ऑर्डर है वो ये है, आराम से समझना। दूसरा ऑर्डर ये है। दूसरे ऑर्डर में क्या होता है कि फ्लोरो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरो होता है, और फिर कौन होता है? ब्रोमो होता है। सबके लास्ट में आयोडो होता है। सबके लास्ट में क्या होता है? आयोडो होता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑर्डर आपको फॉलो अप करना है? भाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है या ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है? तो सुनो, अगर कुछ भी नहीं दिया हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, तो ये ऑर्डर लेना है। और अगर आपको कुछ सॉल्वेंट वगैरह दे दे
तो सॉल्वेंट के ऊपर ही तो चलता है सारा काम। ये काहे के ऊपर चलता है भाई? सॉल्वेंट के ऊपर चलता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो आपको कार्बोकेटाइन में देखा था आपने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको खींचने की कोशिश करता है, किसको? हैलोजन को अपनी तरफ। करता है नहीं करता? अरे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो हैलोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैसे करता है? देखो इधर देखो, ये जैसे आपने लिया आपका हेलो, यहां पे एक्स है, यहां पे एच है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? इसकी तरफ, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेस, करेगा अट्रैक्ट। और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जैसे जैसे ये जो बेस है ये प्रोटॉन को निकालेगा, वैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको निकालेगा। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होगी। अब जब दो प्रोसेस एक साथ होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अपने पास कौन सी मैकेनिज्म होगी भाई? कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म। और अगर किसी रिएक्शन में कोई मीडियम दिया हुआ नहीं है, सपोज दैट कोई मीडियम दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट पोलर प्रोटिक ही तो मानते हैं, नहीं मानते। तो उस टाइम पे आपको ये ऑर्डर यूज में लेना है जिसमें, अच्छा एक चीज तो एग्जाम में आया हुआ है आयोडीन और क्लोरीन का, आयोडीन और क्लोरीन का आया हुआ है। तो उस टाइम पे ध्यान रखना, आप आयोडीन वाले को क्या करोगे? रिएक्टिविटी को ज्यादा करोगे, इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्वियसली। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से, कर सकते हो ना आराम से। हाँ, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब होगा, कंसंट्रेट मैकेनिज्म फॉलो होगी, तब आपका ये ऑर्डर चलेगा। तो ध्यान रखना, अगर ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है, ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है, जैसे वाटर दे दिया आपको, अमोनिया दे दिया और कुछ दे दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कुछ भी दे देगा आपको, या लिवाइस एसिड की कोई प्रेजेंस दे दे, तो आपको पता है कि इसको खींचने का काम करता है, इस बॉन्ड को पोलराइज करवाता है। कौन? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और लिवाइस एसिड। तो ये समझ जाना कि आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर कब आएगा? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर कब आएगा? तो भैया अदर जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी कैटेगरी। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो तो ये काम करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे डीएमएस हुआ, एसीटोन हुआ, SO2 हुआ, ठीक है नहीं है, ये क्या करते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये कभी भी ये काम नहीं करेंगे हैलोजन को बाहर निकालने का। जब हैलोजन को बाहर निकालने का कार्यक्रम नहीं होता तो सारा कार्यक्रम एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर जाके टिक जाता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं छोटी सी बात पूछूंगा आपसे, बिल्कुल छोटी सी, कि ये H, ये वाली और ये वाली कौन सी H ज्यादा एसिडिक होगी? खुद जस्टिफाई करो। अगर मैं बेस को भेज रहा हूं तो बेस किधर जाएगा सूंघने के लिए? किधर जाएगा सूंघने के लिए? आप खुद देखो आराम से, वो यहां जाएगा। कहां जाएगा? यहां पे सबसे पहले। क्यों? सबसे ज्यादा एसिडिक एच ये चेक करो आप खुद, आपके पास में सबसे ज्यादा एसिडिक एच। जैसे ही एसिडिक एच को बाहर निकालेगा फिर आगे की मैकेनिज्म आपको पता ही है, उसको तो निकलना ही निकलना है। हैलोजन आर गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए तो बोलते हैं अपन भाई एच को तो बाहर निकलना ही निकलना है, सबको बाहर निकलना है। लेकिन जो पहली स्टेप है उसमें आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस कहां फास्ट होगी? वहां पे ये ऑर्डर चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ऑर्डर जो चलेगा वो चलेगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMSO, like acetone, like DMF, like SO2। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है सारे के सारे, ये काम करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। तो दो रिएक्टिविटी के ऑर्डर बताए हैं। जनरली मैं आपको बोल दूं बी फ्रैंक, यही ऑर्डर यूज में लेना है। बी फ्रैंक क्यों लेना है यूज में? क्योंकि आपको केवल और केवल ये देगा, या बोल देगा बेंजाइन
मैकेनिज्म की तरफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो ये, क्योंकि वो बेंजाइन मैकेनिज्म को सबसे सस्ते और सबसे इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट में करवाएगा, जो है वाटर। नहीं समझ में आई बात? तो वाटर में आप जब करवाएगा सॉल्वेंट में, तो यही रिएक्शन होगी, यही बेंजाइन आपकी बनेगी। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। तो पहला पॉइंट अपन ने क्लियर कर दिया है कि अपनी जो बेंजाइन बन सकती है वो किससे बन सकती है, ठीक है नहीं है। अब इसमें आती है रिजियो सेलेक्टिविटी। क्या आती है भाई? रिजियो सेलेक्टिविटी। तो पहले रिजियो सेलेक्टिविटी को अपन कंप्लीट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चले भाई, ये समझ में आ गया वो, आई थिंक। हाँ जी, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी। तो आपको मैं समझा दूं, रिजियो सेलेक्टिविटी वहां पे अराइजेज होती है जहां पे मोर देन वन टाइप ऑफ बेंजाइन बनने की गुंजाइश हो, ठीक है नहीं? देखो कहां पे रिजियो सेलेक्टिविटी कहां आएगी, आराम से सुनना। रिजियो सेलेक्टिविटी आपकी यहां पे आएगी, यहां पे ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पे आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप इधर का निकालोगे या इधर का निकालोगे? दोनों में से हाइड्रोजन कौन सा आप एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे बेस के द्वारा? बताओ। नहीं कर सकते ना। किसके ऊपर डिसाइड करेगा? जी के ऊपर। क्या करेगा? जी के ऊपर। और पहले मैं कह चुका हूं कि जो अपना एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है, कौन सा भाई? एक्सटर्नल पाई बॉन्ड, या यहां के प्रोटोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ, वो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? परपेंडिकुलर प्लेन है। समझ में? किसके ऊपर डिपेंड करेगी? केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर करती है भाई? केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर करती है। इसलिए जब भी बेंजाइन के क्वेश्चन दिखे आपको, तो इंडक्टिव इफेक्ट यूज में लेना है। और कैसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे एल्किल ग्रुप लगा दिया, ठीक है नहीं? OCH3 ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, ज्यादा बड़े ग्रुप नहीं आएंगे आपके पास। आप ये सोचो कि NO2 लगा के नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो कौन सा केस हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस हो जाता है, वो फिर बेंजाइन का नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने चाहिए या मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, मीडियम टाइप के। कौन से होने चाहिए? मीडियम टाइप के, मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हम पूरी रिजियो सेलेक्टिविटी को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चले भाई, तो देखो इधर पहली चीज, पहला केस अपन देखेंगे। पहला केस, इफ G is प्लस आई ग्रुप, यदि आपका G प्लस आई ग्रुप है, आपका क्या है बेटा? प्लस आई ग्रुप है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर G आपका प्लस आई ग्रुप है, जैसे हाँ जी, कोई भी एल्किल ग्रुप और O माइनस, ठीक है, और कार्बोक्सिलेट आयन भी ले सकते हो वैसे, ठीक है यार, इतना काफी है। कोई भी एल्किल ग्रुप O माइनस, ठीक है नहीं है, वो क्या होएगा आपका? प्लस आई ग्रुप होएगा। तो अगर G प्लस आई ग्रुप है तो अपने पास 3 केस आएंगे इसके। पहला केस, इफ ढंग से समझना, इफ हेलोजन या लिविंग ग्रुप, इफ लिविंग ग्रुप या क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप, ठीक है बेटा? इफ न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप present at ortho, अगर G है और आपका जो लिविंग ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो कहां प्रेजेंट होगा भाई? देखो एक बार देखिए, ये आपका G है और ये आपका लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है भाई? तो आपको पता है इसमें एक ही बेंजाइन बनने की गुंजाइश होगी, इस HX को आपको बाहर निकालना है, ठीक है भाई? तो ओनली सिंगल बेंजाइन आपकी बन रही है यहां पे, यानी कि यहां पे कोई भी रिजियो सेलेक्टिविटी नहीं है, कोई भी रिजियो सेलेक्टिविटी नहीं है,
यानी कि जब भी ऑर्थो पर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि देखो देखिए एक बात रहता है कि नहीं रहता। अब दूसरा केस अपन देखने जा रहे हैं, हाँ जी, एट मेटा पोजिशन। कौन सी पोजीशन, लैंग्वेज यही है, कहां प्रेजेंट होगा, मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। तो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होने का मतलब ये है का आपकी रीजियो सेलेक्टिविटी अब कंट्रोल में आएगी। रीजियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल होगा, कैसे होगा चेक करते हैं। यहां पे जी ग्रुप है और यहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप है मेटा पोजीशन पे। अब दो एच आपकी एसिडिक है, एक तो ये एच एसिडिक है, एक ये एच एसिडिक है। और एसिडिक नेचर कौन दे रहा है भाई, ये एच दे रहा है, और जी जो है वो प्लस आई ग्रुप है। तो अपन बोल रहे हैं ये कैसा है बेटा, माइनस आई ग्रुप। तो अपन क्या बोलते हैं कि प्लस आई ग्रुप के जितनी दूरी पर हाइड्रोजन होगी वो उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी। और दूसरा कंसेप्ट अपन क्या बोलते हैं कि माइनस आई के जितने नजदीक होगी उतना ही वो हाइड्रोजन एसिडिक होगी। तो अपन ये बोलेंगे कि ये ज्यादा एसिडिक है, HB इज मोर एसिडिक देन H। आपकी यहां पे दो प्रकार की बेंजाइन बनने वाली है, आपके पास यहां पे दो प्रकार की बेंजाइन बनने वाली है। कब, जब G आपका क्या हो बेटा, प्लस आई ग्रुप हो। पहली बेंजाइन तो ये बनेगी, ठीक है बेटा, और दूसरी बेंजाइन ये बनेगी। आराम से चेक करो, कोई डाउट हो तो जरूर बताना कि सर ये डाउट है, कोई समस्या, कोई डाउट, बिल्कुल इजी। अब अपने पास एक ही केस बचा हुआ है, आप इन दोनों में से मेजर तो करो पहले कि सर मेजर कौन सी होगी, ये वाली मेजर होगी, क्या होगी, मेजर ये वो वाली होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आप, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तीसरा और लास्ट पॉइंट अपने पास क्या है, तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है, कहां पे भाई, एट पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन पे अपन जब ग्रुप लगाते हैं, लिविंग ग्रुप लगा दिया, लिविंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे, तो यहां पे भी दो हाइड्रोजन इसके पास, ये वाली और ये वाली। अब हम इसमें ए और बी नहीं कर सकते, फिर भी लिख दिया मैंने। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिकल है भाई। इस जी के रेस्पेक्ट में ये दोनों मेटा है, इस एक्स के रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो है, इसलिए कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं समझ में आई बात। जब इफेक्ट ही नहीं आएगा तो अपन कैसे बोलेंगे कि कौन सी बेंजाइन बन रही है। फिर भी दो बेंजाइन बना देता हूं मैं, मेजर का यहां पे अपन नहीं कर सकते। एक तो ये बेंजाइन बन सकती है, एक तो ये बेंजाइन बन सकती है, और एक ये बेंजाइन बन सकती है। और ये दोनों जो है आइडेंटिकल बेंजाइन है। क्या है भाई, आइडेंटिकल बेंजाइन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत। तो ये जो कंसेप्ट था अपने पास वो क्या था, जब जी आपका कौन सा हो भाई, प्लस आई ग्रुप हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन दूसरा केस उठाएंगे, कौन सा भाई, इफ जी आपका कौन सा हो, माइनस आई ग्रुप हो। कौन सा हो बेटा, माइनस आई ग्रुप। कौन सा हो, माइनस आई ग्रुप। और जो माइनस आई ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप तो मैं बता देता हूं कौन कौन से ग्रुप आएंगे। जनरली OR आता है, ठीक है नहीं है, और वैसे तो OR ही आएगा आपको, देखो ज्यादातर तो है ना। ईथर ग्रुप आता है, फिर भी मान लो कुछ और आ जाते हैं तो आपके पास आ सकता है CH3, इस टाइप के भी आ सकते हैं, CH3 टाइप, ठीक है नहीं है, इस टाइप के भी आ सकते हैं। तीन हेलोजन लगे हुए हैं एक कार्बन के ऊपर, -H, लेकिन -H लगेगा नहीं, इसका केवल यहां पे कंसीडर -I करेंगे। ठीक है भाई, इजी है। तो अब जब आप चेक करोगे, पहला केस यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरे केस में ट्विस्ट आएगा। इसमें ये कौन सा ग्रुप हो गया भाई, -I। तो -I होगा, तो ये जो H है, ये दो -I ग्रुप के बीच में फंस गई, ये वाली H। तो इसका मतलब कौन ज्यादा एसिडिक होगा भाई, HA ज्यादा एसिडिक है, किसके कंपैरिजन में, HB के कंपैरिजन में। तो कौन सी वाली मेजर बनेगी, ये वाली मेजर नहीं बनेगी, ये वाली मेजर नहीं बनेगी, मेजर ये बनेगी।
ये वाली, क्योंकि यही H ज्यादा से लिखा है तो यही एलिमिनेट होगी ड्यूरिंग द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। और लास्ट में आपका जो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो वाला आप कोई सा भी बना दो, दोनों बन जाएंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या कर लोगे भाई। तो ये पहला मेथड था और पहले मेथड की रीजियो सेलेक्टिविटी भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब जो है हम चेक करेंगे वो सेकंड मेथड चेक करेंगे, और सेकंड मेथड बहुत इजी मेथड, ठीक है नहीं है। सेकंड मेथड अपन चेक करेंगे। सेकंड मेथड है फ्रॉम 1 to डाइहेलो, 1 to डाइहेलो, 1 to डाइहेलो, 1 to डाइहेलो, 1 to डाइहेलो का मतलब क्या हो गया, ये होगा दो हेलोजन्स लगे हुए हैं यहां, एक हेलोजन यहां पे, एक हेलोजन यहां पे, एक्स वाई, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इन हेलोजन्स को हटाने के लिए अपन किसका यूज में लेते हैं, मेटल्स का, मेटल्स का ही तो यूज में लेंगे, क्लियर है। हाँ, मेटल्स का यूज में लेते हैं। तो कौन कौन से मेटल होंगे जिनका यूज में लेते हैं अपन, तो देखो यहां पे अपन यूज में ले सकते हैं आपके, हाँ जी, एक तो ले सकते हैं MgHg, मैग्नीशियम के साथ Hg ले सकते हैं। एक आपने एलिमिनेशन रिएक्शन की होगी KI एसीटोन की, देखी होगी ना, वो भी यहां पे यूज में ले सकते हैं अपन। लिथियम सोडियम मेटल भी अपन यूज में ले सकते हैं, जिंक मेटल भी आ सकता है, आयरन मेटल भी आ सकता है, या फिर हाँ जी एल्किल लिथियम आ सकते हैं, क्योंकि वो मिटिलेशन रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जैसे ब्यूटिलिथियम आ गया तो वो एक जगह लिथियम करवा देगा, लिथियम ग्रुप, और वहां पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अपनी मैकेनिज्म थी, ये वाली, ये मैकेनिज्म, ये पूरी तरह कहां ऑपरेट होती है, इसमें। और इस मैकेनिज्म को, यानी कि यहां पे जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगी वो E1CB मैकेनिज्म होगी, जो मैं बताना भूल गया आपको। कौन सी होगी, E1CB मैकेनिज्म एलिमिनेशन की। कोई दिक्कत कोई समस्या कर लोगे आराम से। तो जब E1CB मैकेनिज्म होती है तो ये उधर चलेगा। चलो अब वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ये मेटल्स है। तो यहां पे मेटल्स की प्रेजेंस में अपने पास क्या होगा बेटा, ये एलिमिनेट कर जाएगा दोनों ग्रुप, और यहां पे बेंजाइन आपकी बन जाएगी। कोई दिक्कत कोई समस्या कर लोगे आराम से, इजी है। अब नेक्स्ट पे अपन चलेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। नेक्स्ट मेथड, यहां पे आपके हेलोजन्स हो सकते हैं जैसे Br, और यहां पे हेलोजन के अलावा अदर लिगेंड होगी, अदर लिविंग ग्रुप होंगे, और वो लिविंग ग्रुप होंगे जो इनसे ज्यादा, यानी इनसे बेटर लिविंग ग्रुप हो। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, अपना Br है। इस केस में, बेंजाइन के केस में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, Br, उसको लगा दिया। और फिर अदर लिविंग ग्रुप अपन चेक कर रहे हैं, जैसे OTS, OBS, OMS, ये लिविंग ग्रुप है। आप पॉजिटिव चार्ज वाले भी ले सकते हो, OTF भी ले सकते हो, है ना, क्या ले सकते हो, OTF, या फिर आयोडीन का कोई ग्रुप ले सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे। बात समझ में आई। तो ये लिविंग ग्रुप है। ये मेटल्स जो होते हैं आपके, जो आप यूज में ले रहे हो, कौन से, सोडियम ले रहे हो, पोटेशियम ले रहे हो, MgHg ले रहे हो, ठीक है, एल्किल लिथियम ले रहे हो, इन सबसे एक ही टाइप की रिएक्शंस होगी और ये बेंजाइन बनाएंगे सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम कंसेप्ट लगेगा इनमें भी। ये तीसरा मेथड है। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कि मेटल की रिएक्टिविटी पूछे तो सोडियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की उसके बाद होती है, फिर होती है लिथियम की, ठीक है नहीं है। कॉपर भी काम में आ रहा है, कॉपर जिंक इसके बाद आ जाएंगे, कॉपर जिंक इसके बाद आपके आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कर सकते हो। थर्ड जो मेथड है, फोर्थ जो मेथड है वो है फ्रॉम एंथ्रेनिलिक एसिड। क्या हुई, फ्रॉम एंथ्रेनिलिक एसिड, एंथ्रेनिलिक एसिड।
एंथ्रेनिलिक एसिड, है ना। तो आपको पता है एंथ्रेनिलिक एसिड क्या होता है? हाँ जी, ये वाला एंथ्रेनिलिक एसिड होता है। एक पोजीशन पे आपका COOH ग्रुप होता है, एक पोजीशन पे NH2 ग्रुप होता है, ऑर्थो एक दूसरे के। ये क्या कहलाएगा? एंथ्रेनिलिक एसिड। तो जब इसको आप नाइट्रस एसिड देते हो HNO2 या NaNl2HCl दोगे आप, प्लस HCl आप इसको दोगे, सोचो एक बार क्या होगा। बोले सर डाइएजोटाइजेशन होगा, हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था, आपने मैकेनिज्म करवाई थी। बिल्कुल सही बात है, बात सही है एकदम। ये साहब क्या हो गया? डाइएजोटाइजेशन। अब आपको दिख गया होगा लिविंग ग्रुप बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी के ऊपर तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो लिविंग ग्रुप बन गया तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां पे और ये वाले बाहर साहब, और क्या बन जाएगी फाइनली? आपकी बेंजाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेंजाइन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं, यहां से भी रिएक्शन हो सकती है फ्रॉम द, हाँ जी, बेंजीन कार्बोक्सिलिक डाइजोनियम सोल्ट, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड डाइजोनियम सोल्ट बोल सकते हो आराम से, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। अगर मान लो कि एंथ्रेनिलिक एसिड में यहां पे NH2 नहीं है, यहां पे वैसे ही लिविंग ग्रुप है जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, ये COOH ग्रुप है, और यहां पे वो लिविंग ग्रुप है जैसे OTS, OMS, OBS, OTF, नहीं समझ में? कुछ इस टाइप के लिविंग ग्रुप है। तो बेस देना है आपको, क्या बेस से प्रोटॉन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बेंजाइन हो जाएगी। क्या बन जाएगी? बेंजाइन आपकी बन जाएगी। और कई बार क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पे दे, आपको अलग पैटर्न पे भी आ सकता है। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, आप चेक करो। अगर मान लो कि यहां पे कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, और यहां पे आपके TMS टाइप में स्पीशीज जुड़ी हुई है, ट्राई मिथाइल सिलेन टाइप में, तो यहां पे आपको पता है TBAF देगा। क्या देगा? TBAF। क्लियर है भाई? और ये TBAF क्या करेगा? इस ग्रुप को ले जाने की कोशिश करेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर और ये यहां पे रवाना। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? हाँ भाई, क्या है? TBAF ये वाला। तो ये जो एक्चुअल में ये जो F होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये यहां पे अटैक करता है। ठीक समझ में? SN2 टाइप में रिएक्शन की, इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये बेंजीन जो है वो लिविंग ग्रुप बन जाता है खुद पूरा का पूरा। तो ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद पता लगा कि यार मैं लिविंग ग्रुप हूं, मेरे ऊपर लिविंग ग्रुप बैठा है, इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते ही क्या बनेगी? आपकी बेंजाइन बनेगी। क्या बनेगी बेटा? बेंजाइन। कर लोगे ये मेथड, बिल्कुल इजी मेथड। फिर कुछ साइक्लिक सिस्टम ऐसे होते हैं जो थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्या देते हैं? आपके बेंजाइन देते हैं। देखो कौन कौन से हैं साइक्लिक सिस्टम, वो सारी की सारी अपन चर्चा करेंगे। पहला जो साइक्लिक सिस्टम है वो ये है, ये वाला साइक्लिक सिस्टम। जब इसको थर्मल डिकम्पोजिशन दोगे आप, थर्मल, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां, निकल गया बात, देख लो आराम से। हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी बेंजाइन बन जाएगी। बना लेना यार बेंजाइन। ठीक है भाई? कुछ इस टाइप के सिस्टम भी हो सकते हैं, इस टाइप के सिस्टम भी हो सकते हैं। सेम केस, गर्म करने पर क्या बनेगा भाई? बेंजाइन बनने दो। ठीक है नहीं है? तीसरा जो साइक्लिक सिस्टम है वो ये है, निन हाइड्रीन टाइप में देखी थी ना आपने, वही स्पीशीज है। सेम केस क्या बनेगी? बेंजाइन बन सकती है। तो अपने पास साइक्लिक सिस्टम भी है जिनसे अपन क्या बना सकते हैं? बेंजाइन बना सकते हैं। ठीक है? कुछ और साइक्लिक सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो कि थैलिक एनहाइड्राइड है, उसको भी आप गर्म करोगे ना,
थैलिक एनहाइड्राइड को भी आप गर्म करोगे तो क्या होगा आपका, सेम, बताने की जरूरत नहीं है, कहीं CO2 निकलेगी, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो एक इस टाइप की स्पीशीज भी अपन ले सकते हैं। देखो इधर ये वाली उसी टाइप उसी पैटर्न में आएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन। नहीं समझ में आई बात? पर इसको NTA लेंगे, क्रैगी इंटरमीडिएट, सॉरी क्रैगी रिएजेंट। क्या बनाएगा ये? बिल्कुल क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा। तो अपन ने बहुत सारी रिएक्शंस देख ली है, बेंजीन कैसे बनती हैं इनके ऊपर चर्चा कर ली है अपन ने। नहीं समझ में आई बात? अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि भाई बेंजीन कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जो बेंजीन देती है, बेंजीन की नेचर क्या है रिएक्शन वाइज, बेंजीन की रिएक्शन वाइज नेचर क्या है वो भी अपन चेक करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो बेंजीन की जो नेचर है, नेचर के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, बेंजीन के बारे में, इसके नेचर के बारे में क्या बताऊं। वैसे अगर बात करें तो बेंजीन में एंगल स्ट्रेन होता है, हाई एंगल स्ट्रेन, बहुत बढ़िया बात। तो अपन कंपेयर कर लेते हैं भैया, हाई एंगल स्ट्रेन किसमें होता है? साइक्लोप्रोपेन में भी होता है। किसमें होता है? साइक्लोप्रोपेन में भी हाई एंगल स्ट्रेन होता है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में बेंजीन में ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। तो साइक्लोप्रोपेन जो खुद है वो किसकी तरह बिहेव करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह, खुद न्यूक्लियोफाइल है और खुद के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का टेक करवाती है। नहीं समझ में? और बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की। अब ये क्या समस्या है? चीज तो दोनों में है। कैसे होती है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। नहीं समझ में आई बात? मैं समझाता हूं इसको। देखो इधर बेंजीन का जो ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड वो कहां है? ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड है? ये sp2, ये क्या है? sp2 पर है आपका एक एडिशनल पाई बॉन्ड, और इसको एडजस्ट करवाने के लिए ये कहीं जाएगा नहीं। आप ये सोचोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाएगा, नहीं, इसके पास अटैक करने के लिए कोई आना चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल आता नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के लिए आते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल जाता है कहीं अटैक करने के लिए, ये न्यूक्लियोफाइल जाता है, एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से आता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं आएगा यहाँ पे। इसलिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की वजह से हमने बेंजीन को क्या कहा है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कहा है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हो गया कि बेंजीन जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगी, और चूंकि ये डबल बॉन्ड है इसलिए इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन ये कंसेप्ट इतना सीधा भी नहीं है, ये कंसेप्ट इतना सीधा भी नहीं है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? सीधा क्यों नहीं है? क्योंकि बेंजीन जब आइसोलेट ही नहीं होती तो आप कैसे कह सकते हो कि इस पर होने वाला एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। लेकिन अपनी तो आदत है ना, अपनी आदत पड़ी हुई है, खासकर राजस्थान वालों की। कुछ आए ना आए ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया आती है भाई? नहीं समझ में आई बात? हाँ, तो उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप कहीं पे जाओगे बाहर, और अगर पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हो और वहां पे केमिस्ट्री है तो आपको पता लगेगा कि वहां पे ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनो फिजिकल चल रही है, फिजिकल के कंसेप्ट चलते हैं वहां पे ऑर्गेनिक में भी। समझ में आई? तो जो अगर प्योर ऑर्गेनिक की बात करता है तो इसका मतलब समझना कि उसने कभी ऑर्गेनिक में फिजिकल के कंसेप्ट डाले नहीं है, और जब तक ऑर्गेनिक में फिजिकल के कंसेप्ट नहीं डालेगा तो असप्शन ही असप्शन बनाता हुआ चलेगा ऑर्गेनिक में। ये असप्शन है, ये असप्शन है, ये असप्शन है, ये असप्शन है। और जब फिजिकल के कंसेप्ट डलने लग जाते हैं तो लॉजिक समझ में आने लग जाता है। क्या समझ में आने लग जाता है? लॉजिक समझ में आने लग जाता है। उसी लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नहीं समझ में आई बात? तो इसकी एनर्जी इस टाइप की होती है, किसकी? बेंजीन की, कि ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है रादर देन इलेक्ट्रोफाइल।
जबकि तरीकेबद्ध तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, या खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाए तो ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे बोल देंगे इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन एक्चुअल में वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, वो अलग ही रिएक्शन है। अभी समझाऊंगा वो क्या रिएक्शन है। चले भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो सबसे पहले अपन रिएक्शंस में बात करेंगे। तो पहले नंबर की रिएक्शन है वो है ट्रैपिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ट्रैपिंग रिएक्शन। मैंने आपको बताया था ना, बेंजीन को ट्रैप किया जा सकता है। हाँ भाई, कौन सी रिएक्शन है? ट्रैपिंग रिएक्शंस। हाँ, तो ट्रैपिंग रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्शन आएगी, अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि कहीं पे बेंजीन बन रही है तो उसमें आयोडीन डाल दो, I2 डाल दिया, और अगर डाई आयोडो डेरिवेटिव बन जाए 1-2 पोजीशन पे, डाई आयोडो डेरिवेटिव बन जाए, तो कंफर्मेशन मानना है इस चीज का कि वहां पे क्या बन रही है भाई? बेंजीन बन रही है। कंफर्मेशन मानना है आपको कि वहां पे क्या बन रही है? बेंजीन बन रही है। सही बात है, कोई दिक्कत? अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि बेंजीन कहीं पे बन रही है, तो आप क्या करो, उसमें फ्यूरेन डाल दो। फ्यूरेन, ठीक है नहीं? क्योंकि फ्यूरेन के पास डाइंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स में। तो फ्यूरेन के पास डाइंग कैरेक्टर है, आपके पास ये इन, तो डील सेल्ड रिएक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपने फ्यूरेन इसमें डाला है, देखो आराम से, फ्यूरेन अपन इस बेंजीन में अगर डालते हैं फ्यूरेन, तो फ्यूरेन के साथ रिएक्शन होती है वो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जैसी ही होती है। कैसी होती है? 4+2 साइक्लोएडिशन। ये ट्रैपिंग रिएक्शन ही बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जैसी ही रिएक्शंस होती है। ये प्रोडक्ट बन गया, बन जाए तो समझ जाना कि बेंजीन बन रही है। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत? हाँ, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ तो एक और रिएक्शन ले लो, उसमें ट्रैप करवा दो, क्योंकि 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन तो देगी। समझ में आई बात? 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन तो देगी। अब देखो इधर, हाँ जी, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या डालोगे इसमें? एंथ्रासिन डालो। क्या डालो भाई? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एंथ्रासिन के पास भी डाइईन कैरेक्टर है। किसके पास है? यहां पे होते हैं डाइईन कैरेक्टर, ये रे डाइईन कैरेक्टर। तो अगर बेंजीन कहीं पे बन रही है आपकी, जैसे मान लो कि ये बेंजीन बन रही है उस रिएक्शन में, तो ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन करेगी और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगी, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप का प्रोडक्ट, हाँ जी, ये बेंजीन आ जाओ, ये बेंजीन यहां पे ऐड हो गई। किस टाइप का प्रोडक्ट बना अभी? इस टाइप का प्रोडक्ट। तो इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं तो समझ जाना कि वो ट्रैपिंग रिएक्शन है। ठीक है, नहीं है? दूसरी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पाई बॉन्डर इतना ही रिएक्टिव है तो ये या तो डाइमराइज हो सकती है, या ट्राइमराइज हो सकती है। ट्राइमराइज हो सकती है, लेकिन ये कंडीशंस आपको तब मिलेगी जब रिएक्शंस में केवल और केवल बेंजीन बनाने का मसाला हो और कुछ भी नहीं हो। जैसे मेटल्स है डाई हेलो कंपाउंड में, ठीक है नहीं है? मैं समझाता हूं आपको भी। ये देखो आप, यहां पे आपके 2 लिविंग ग्रुप है, ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे मेटल्स दे रखे हैं। अब मेटल्स क्या करेंगे? बेंजीन बना के छोड़ के चले जाएंगे, कुछ काम नहीं है, मेटल्स जुड़ ही नहीं सकते, नहीं जुड़ सकते ना। तो इस केस में जब मेटल्स के अलावा कुछ भी नहीं हो और फिर प्रोडक्ट पूछ ले आपसे, ठीक है नहीं है, तब डाइमराइज ट्राइमराइज करवाना है। कहीं ऐसे मत कर देना आप, हाँ जी, यहाँ पे कोई हेलोजन है और यहाँ पे आपको NaNH2 दे दिया, भैया एमीन वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एनिलीन बनेगी। क्या बनेगी? एनिलीन। तो इस केस में आपको डाइमराइज और ट्राइमराइज नहीं करवाना है। तो डाइमराइज ट्राइमराइज अपन करवा लेते हैं बेटा इसको। देखो डाइमराइज में क्या होगा? एक बेंजीन और आएगी और 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन शो करेगी बेटा, और 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन शो करके और इस टाइप का कंपाउंड आपका बना लेगी। ठीक है भाई? और ट्राइमराइज भी हो सकती है, तो ट्राइमराइज की भी अपन देख लेते हैं। तो ट्राइमराइज में क्या होगा बेटा? 3 बेंजीन रिंग आएगी, यानी कि 3 बेंजीन आपके पास आएगी। यहाँ पे पहली आपके पास आ गई है, दूसरी ये रही,
और तीसरी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे। दिख गया भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल इजी तरीके से चल रहा हूं मैं, आराम से। अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको कहीं बेंजाइन में दिक्कत आ रही है, बेंजाइन में कोई समस्या आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल सिंपल है। ये कौन सी रिएक्शन है? डाइमराइज और ट्राइमराइज रिएक्शन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पर ये ध्यान रखना, इस केस में मत करवा देना। इस केस में तो आपका एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एनिलीन। चले, ठीक है? नहीं है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, किसकी? बेंजाइन की। लास्ट में करूंगा क्वेश्चंस में, जो हटके होते हैं वो लास्ट में करूंगा, ठीक है? नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप। अब क्या करेंगे अपन? हाँ जी, अब अपन करेंगे जो आप बोल रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करेंगे भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ जी, कौन सी आ गई? थर्ड रिएक्शन आ गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको डिटेल से करेंगे, थोड़ा लंबा पार्ट में हुआ है ये। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक हुई? तो ये आपकी बेंजाइन बनी, ये बनी, ठीक हुई? और आप अटैक किसका करवा रहे हो? पहले न्यूक्लियोफाइल का करवाओ साहब, ये करवा दिया। आप चाहो तो नीचे से भी अटैक करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है सारा काम, ठीक है भाई? आपके ऊपर डिपेंड है सारा काम, आपके ऊपर डिपेंड है ना? तो जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया होगा भाई, तो यहां पे फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन गई। तो अब अपन को इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये आ गया ना इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल आते ही आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे रीजियो सेलेक्टिविटी लगेगी, पहले कह रहा हूं। क्या लगेगी? रीजियो सेलेक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। भैया नीचे से भी तो अटैक हो सकता है, तो क्या बोलते हैं अपन? रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। रीजियो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी। तो रीजियो सेलेक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली ऑन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजाइन। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नहीं है? हाँ, कि बेंजाइन में न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है उस बेंजाइन पे लगा हुआ ग्रुप, ठीक है भाई? चेक करते हैं वन बाय वन। तो नंबर 1 पे अपने पास ये रही बेंजाइन, पहले नंबर पे बेंजाइन ये रही, और ये लगा दिया G, और G को मैं बोल रहा हूं प्लस आई। क्या बोल रहा हूं बेटा? प्लस आई बोल रहा हूं, ठीक है? नहीं है? अब जब इसको मैंने प्लस आई बोल दिया, सोचो एक बार, प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा भाई ऐसे ऐसे, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर आएगा इधर, और जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर आएगा इधर, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा भाई? यहां। पहली चीज ये समझ में आया या नहीं आया? देख लो आराम से, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप मान लो कि सर अपना जी ग्रुप क्या है, रीजियो सेलेक्टिविटी बता रहा हूं, अब अपना जी ग्रुप जो है माइनस आई है, माइनस आई है, बहुत बढ़िया बात, माइनस आई है। तो माइनस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर किधर आएंगे? इधर। तो न्यूक्लियोफाइल को हेल्प मिल गई अटैक करने में यहां। समझ में आई बात या नहीं आई? आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, नो डाउट, आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, नो डाउट, ठीक है जी? मैं केवल एक न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट ही दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल का नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है भाई? मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल का नहीं दिखा रहा। हाइड्रोजन मान लो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? नहीं है? क्या मान लो? हाइड्रोजन। आपके दो प्रोडक्ट जरूर बनेंगे यहां पे, ये बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। लेकिन रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन इसलिए अपन को मेजर माइनर करना पड़ेगा। हो सके बच्चों को रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं आती। व्हाट इज द मीन ऑफ रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन? तो मैं आपको समझा दूं, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ड्यूरिंग द रिएक्शन स्ट्रक्चरल आइसोमर या रीजियो आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बनने की गुंजाइश हो। अब ये जो बन रहा है ये ऑर्थो और ये मेटा,
तो ये दोनों आपस में क्या है, ये आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जिस रिएक्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं वो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। उन रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन में से हमें एक को मेजर करना पड़ता है। तो वो जब मेजर माइनर का कंसेप्ट आता है तो उसको अपन बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी। बोले सर एक ही बन रहा है तो रिजियो स्पेसिफिक। अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो की गुंजाइश है और 100% बन रहा है तो उसको अपन बोलेंगे रीजियो स्पेसिफिक। दिमाग में फिट कर लेना ये चीजें, हाँ बहुत ईजी है। तो यहां पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे भाई। क्या बनेंगे, यहां पे भी आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, बनने दो, बन रहे दो। एक न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया, एक न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया। ठीक है भाई, देखो। और आपको पता है कि मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा मेजर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये रिजियो सेलेक्टिविटी है कब, जब एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो और आपकी बेंजाइन जो है ऑर्थोमेटा हो, ऑर्थोमेटा बेंजाइन। कौन सी हो बेटा, ऑर्थोमेटा बेंजाइन हो, तब यही केस देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चेक कर लेना आराम से। नेक्स्ट रिजियो सेलेक्टिविटी मैं समझा रहा हूं, वो समझा रहा हूं जब अपने पास बेंजाइन ये वाली। बेटा दो ही बेंजाइन हो सकती है अपने पास, तीसरी है ही नहीं। कौन सी है, मेटा पैरा बेंजाइन। मेटा पैरा बेंजाइन कौन सी है, ये मेटा पैरा बेंजाइन। मेटा पैरा बेंजाइन। यार पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं, एमपी से काम चला सकता हूं। क्या भाई, मेटा पैरा बेंजाइन। बहुत बढ़िया। अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। हाँ भाई, करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर आएंगे और इसका प्रेशर इधर लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है उसका प्रेशर इधर लेके जाएगा। ठीक है नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर इधर लेके जाता है तो आपका न्यूक्लियोफाइल जनाब कहां अटैक करता है, यहां पे अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन मेटा वाला मेजर होगा। कौन सा होगा बेटा, मेटा वाला मेजर होगा। आराम चेक करो, ये न्यूक्लियोफाइल मेटा वाला मेजर होगा और पैरा वाला माइनर होगा। कौन सा होगा, पैरा वाला माइनर होगा। कोई दिक्कत, रिजियो सेलेक्टिविटी कर लिया अपने। और अगर यही जी ग्रुप, अगर यही जी ग्रुप जो है आपका माइनस आई हो, कौन सा हो, माइनस आई, तो माइनस आई क्या करेगा भाई, माइनस आई करेगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेने को, और इसके प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। बोलो सर इलेक्ट्रॉन इधर कैसे जा रहे हैं, भैया सीधा सा मैकेनिज्म है। आप ये मान लो कि पाइपलाइन, पाइप है और पाइप में कोई कचरा फंसा हुआ है, फंस गया, तो आप प्रेशर दोगे ना, प्रेशर नहीं देते, प्रेशर दोगे, यानी पानी फ्लो करवाओ, वो कचरा आगे किसी का, ये किसके आगे। ठीक है नहीं है। अब मान लो कि ये पानी है या कचरा है, तो उसको एयर पंप करोगे। क्या करोगे, एयर पंप, सक करोगे उसको। जब सकिंग प्रोसेस चलेगी तो ये कचरा इधर की तरफ मूव करेगा। सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है नहीं है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल भाई साहब अपने कहां अटैक करेंगे, यहां पे अटैक करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आराम से देखो। तो यहां पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, एक प्रोडक्ट बनेगा मेटा वाला, एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका मेटा वाला। तो इस गैस में मेजर कौन है भाई, पैरा मेजर। कौन सा मेजर है, पैरा मेजर है। क्यों मेजर है, ये लगे हुए ग्रुप डिसाइड करेंगे, अपन कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लो भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, कर सकते हो। और बेंजाइन की जब क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग में ये रखना कि कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस भी इन्वॉल्व होती है। वो अपन क्वेश्चंस में देखेंगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। ठीक है नहीं, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो के लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं पूरा इंटरमीडिएट बेंजाइन पूरा यहाँ करवा दूंगा, फिर कहीं भी जिंदगी में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चले भाई आगे। अब जो है हम डिस्कस करेंगे बहुत फेमस रिएक्शन इसकी, कौन सी, कौन सी, सिन सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में ये मैकेनिज्म होती है,
सब्स्टिट्यूशन। कौन सी है? सिन सब्स्टिट्यूशन। जो आपको बोल रहा था ना मैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, वो एक्चुअल में ये है सिन सब्स्टिट्यूशन। इसको आप बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म, एराइन मैकेनिज्म भी बोलते हो उसको। बेंजाइन मैकेनिज्म, एराइन मैकेनिज्म, इसी को अपन बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या एडिशन रिएक्शन। अब ये क्या है? सिने सब्स्टिट्यूशन। आ गया ना लपड़ा? क्या है ये सिने सब्स्टिट्यूशन? तो समझाता हूं, बहुत आराम से समझना, पेशेंस से। तो सिने सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या? देखो आराम से, ये अपनी बेंजीन और यहां पे लगा हुआ है अपना Cl ग्रुप, मान लिया। और मैंने क्या किया? इसको आइसोटोपिक कर दिया। क्या कर दिया? आइसोटोपिक कर दिया, कर दिया आइसोटोपिक। और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं NaNH2 से, NaNH2 से रिएक्शन करवा दी NaNH2 से। ठीक है भाई? हाँ। और NaNH2 रिएक्शन करवाने पर हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो दो बने, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बना लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, एक तो ये बना और एक प्रोडक्ट ये बना। ठीक है भाई? ठीक है। एक रिएक्शन और आती है इसकी ArSN2। कब? जब बेंजाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होते हैं तो केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट नहीं बनते। इस कारण से उस मैकेनिज्म और इस मैकेनिज्म में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने आइसोटोप का सहारा लिया। ठीक है? नहीं है कोई दिक्कत, कोई समस्या? वो ArSN2 के नाम से आएगी। तो बेंजाइन मैकेनिज्म में पूरी यहां करवा दूंगा। ArSN2 जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, है ना? तो आप समझना, आपको अच्छी तरह पता है कि ये पोजीशन इप्सो पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन कहलाती है बेटा? इप्सो पोजीशन, इप्सो पोजीशन। ये वाली ऑर्थो कहलाएगी, ये वाली मेटा कहलाएगी और ये वाली कहलाएगी पारा। ठीक है भाई? इप्सो, इप्सो पोजीशन। अगर आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो भी है, आपकी लिविंग ग्रुप की पोजीशन की ऑर्थो पर जाकर जुड़े हैं और वहां से जुड़कर इप्सो पोजीशन वाले लिविंग ग्रुप को रवाना कर दे, भगा दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। यानी कुल मिला के बात ये है, मैं समझा देता हूं कि दो सीट खाली है अपने पास एक्चुअल में। ऐसे भाई, ये आप कोई घर पे बैठे हुए हो तो दो सीट है अपने पास, एक पर आदमी बैठा हुआ है, एक खाली है। ठीक है? नहीं है? तो होता नहीं है क्या? जैसे मान लो कि अपन यहां बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो अपने पापा यहां पे आके बैठ गए तो अपन उठ के रवाना। नहीं समझ में आई बात? होता है नहीं होता? होता है ना? तो उसी को सिने सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। पापा आपकी जगह आके नहीं बैठे हैं, आपकी बगल वाली सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप डर गए, घबरा गए, रवाना। उसको बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? दोबारा सुनो, सिने सब्स्टिट्यूशन कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एक तरीके से, ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं पहले कह रहा हूं, आपने कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पे जो रिएक्शन देखी है वो प्योर बेंजाइन की देखी है आपने, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। बेंजाइन क्या देती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे रही है ना आपके सामने, कोई दिक्कत? लेकिन यहां पे जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा ओवरऑल, क्योंकि अपन तो रिएक्शन के हिसाब से बोलते हैं ना, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो बाद की बात है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एलिमिनेशन पहला निकला, फिर एडिशन जुड़ गया, तो सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है, एक गया और दूसरा आ गया। नहीं समझ में? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दिमाग में फिट करो। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन? सिने सब्स्टिट्यूशन। अब है क्या वो समझो आप। हाँ जी, आपका जहां पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इप्सो पोजीशन है, उस लिविंग ग्रुप की पोजीशन पर जुड़ जाता है तो वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर जहां पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी जगह आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है तो वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, और उससे बनने वाला प्रोडक्ट इप्सो प्रोडक्ट कहलाता है।
इप्सो प्रोडक्ट, ये समझ में आई इप्सो प्रोडक्ट क्या है, कहां से आया, कैसे आया, बहुत बढ़िया बात आ गई ना। लेकिन अगर मान लो ये वाली मैकेनिज्म हो जाए, ये वाली मैकेनिज्म हो जाए, नहीं समझ में आई बात, कि जहां पे लिविंग ग्रुप है वहां आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़े, लिविंग ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़े और उस लिविंग ग्रुप को क्या कर दे, आउट कर दे, बाहर कर दे, समझ में आई कोई दिक्कत, वो कहलाएगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाएगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और इप्सो सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट को सॉरी वो कहलाएगा सिने सब्स्टिट्यूशन, और सिने सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट, सिने सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट को सिने प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अगर किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जिसमें आपको लग रहा है कि हेलो एरिन यूज में ले रहे हैं, हेलो एरिन की रिएक्शंस में अगर आपको सिने प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है बेटा, सिने प्रोडक्ट मिलता है, तो कंफर्म है कि वो रिएक्शन किससे हो रही है, बेंजाइन मैकेनिज्म से। अब मैकेनिज्म कैसी होगी, तो अपन यहां पे देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिक्विड अमोनिया आ गया ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही एक तरीके से, ठीक है नहीं है, तो कंसंट्रेट मैकेनिज्म होगी, कौन सी होगी, कंसंट्रेट मैकेनिज्म, कौन सी होगी, कंसंट्रेट मैकेनिज्म। और कंसंट्रेट मैकेनिज्म में आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है नहीं है, देखो इधर मैकेनिज्म मैं इसकी लिख रहा हूं, लेकिन मैकेनिज्म जो है समझाने के लिए अपन को E1CP मैकेनिज्म ही बतानी पड़ती है, या आप मान लो कि मैं कंसंट्रेट मैकेनिज्म समझा दूंगा लो आपको, ठीक है भाई। तो यहां का जो NaNH2 है, NH2 महाराज, NH2 महाराज वो क्या करता है, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है भाई। और ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है H, हाँ जी, प्लस अमोनिया के, वो इसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड पोलराइज होएगा, ये पोलराइज कैसे होएगा, माइनस इधर और प्लस इधर, और ये पोलराइज कैसे होगा, देखो आराम से, प्लस इधर और माइनस इधर, हो गया पोलराइज। और ये जो स्टेप है ये स्लो और आरडीएस है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और इस स्टेप में आपको दिख रहा होगा बेंजाइन बाहर, बेंजाइन बन गई, और ये अपन ने आइसोटोपिक किया हुआ है, तो आइसोटोपिक बोला यहां पे आ गया, बन गई बेंजाइन, बन गई भाई। मैकेनिज्म समझ में आ गई, पहले वाली कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, बॉन्ड टूटने व जुड़ने की प्रक्रिया एक साथ हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये वाले यहां पे, चलो हो गया काम, ठीक है भाई। ये जैसे ही बेंजाइन बनी, अब क्या होगा, आपके न्यूक्लियोफाइल साहब आएंगे, न्यूक्लियोफाइल कौन है, आपका NH3 ही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे भी अटैक कर सकता है और आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पे भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह प्रोडक्ट अटैक कर सकता है। तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, और एक प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, ये बन सकता है, नहीं समझ में, बन सकता है ना, बन सकता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है बेटा, सिने सब्स्टिट्यूशन, आई थिंक समझ में आ गया, बहुत इजी है, कोई मतलब नहीं है सिने सब्स्टिट्यूशन में, बस ये ध्यान रखना कि यहां पे BrI Cl और BF ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर चलता है हेलो एरिन्स का, इस रिएक्शन में कोई दिक्कत कर सकते हो, सिने सब्स्टिट्यूशन खत्म। अब जो है मैं बात करूंगा क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, किस किस टाइप से करने हैं, कैसे अपन को पहचानने हैं कि क्वेश्चन इसके बेंजाइन के हैं। चले भाई, तो बेंजाइन से रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 19 क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूं, और इसके बाहर आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं जाएगा, ठीक है नहीं है, थोड़ा सा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो इधर, ये आपका है फिनोल और मेटा पोजीशन पे Br ग्रुप लगा हुआ है, तो फिनोल आपका एसिडिक नेचर का होता है बेटा, ठीक है नहीं है। कोई भी क्वेश्चन जब आए आप स्क्रीन को रोको, उसको सोल्व करो, देन आफ्टर आप चेक करो कि मैं किस हिसाब से उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप उसी हिसाब से सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, ठीक है नहीं है। तो आप देख रहे हो ये बेस है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो फिनोक्साइड आयन है, बढ़ाओ फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन बनते ही इसका क्या लगने लग जाएगा बेटा, प्लस आई, और प्लस आई लगेगा तो आपकी इन दोनों H में से कौन सी ज्यादा एसिडिक होगी, ये वाली। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अपनी जो बेंजाइन है वो बेंजाइन ये बनेगी मेजर, नहीं समझ में,
कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो आराम से। हाँ, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इसका प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इधर प्रेशर लगेगा, आपका जो NH3 है वो यहीं अटैक करने के लिए आएगा। यानी कि आपको आइडिया लग गया कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है भाई, मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। बनेंगे दोनों, मैं फिर कह रहा हूं बनेंगे दोनों, पर क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ये बन गया। उसके बाद में आपका प्रोटीन वर्कअप हो जाएगा, प्रोटॉन वर्कअप, जिसमें H+ दोनों जगह लग जाएंगे आपके। दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है नहीं? अब ये नेगेटिव पॉजिटिव मैं नहीं समझाऊंगा आगे, आप समझ जाना अपने आप। ठीक है, बस आपको प्रोडक्ट से मतलब होना चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। कोई डाउट, कोई समस्या? कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये वाला आप खुद सोल्व करके देखो एक बार। वही प्रोडक्ट बनेगा, देखो इधर ये वाली H जाएगी, HA और HB में से कौन सी ज्यादा एसिडिक है, कौन सा है, प्लस आई, यानी कि HB ज्यादा एसिडिक है। कौन सी व्यंजन बनेगी, यही व्यंजन बनेगी। ठीक है भाई, कौन सी व्यंजन बनेगी, यही व्यंजन बनेगी। और आपकी न्यूक्लियोफाइल का टेक भी इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि रिलीजिंग है। क्यों? क्योंकि रिलीजिंग है। इसका मतलब मेटा प्रोडक्ट यहां पे डोमिनेंट बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, मेटा प्रोडक्ट यहां पे डोमिनेंट बनेगा, NH2, ये वाला मेजर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप ग्रुप्स को कभी ऑर्थो पे लगाओ, इसको BR को कभी पैरा पे लगाओ, और प्रोडक्ट बना बना के देखोगे आप अलग अलग, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है नहीं है? अब जो है थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन चलेंगे। ये OCS3 का है, इसका भी आप कर सकते हो। इसमें इस बार जो है HA आपकी बाहर जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन जो समझाए हैं मैंने, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। OCS3 ये वाली, और इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। कौन सा लगेगा बेटा, माइनस आई। इलेक्ट्रॉन इधर, न्यूक्लियोफाइल का टेक इधर, यानी मेटा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा आपका मेजर। NH2 यहां पे लग जाएगा। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो ना? अब थोड़े से लेवल वाले हैं, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है बेटा, आप देखो इधर, यहाँ पे आपका NaNH2 है, और ये ग्रुप है, यहां से आपका बेंजाइन बनेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जब बेंजाइन बन जाती है, तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले इंट्रामोलिकुलर चेक किया करो, कहीं इंट्रामोलिकुलर कोई फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। 1 2 2 कार्बन 1 2 कार्बन NH2, कोई इंट्रामोलिकुलर तो आपका फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है भाई, प्रोडक्ट बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो कितने मेंबर होंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर होंगी नाइट्रोजन कंटेनिंग। ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा। बन गई भाई, कोई दिक्कत, कर सकते हो। ठीक है नहीं है? हाँ, इजी है, आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देकर और क्या बना सकते हो, इंडोल भी बना सकते हो। चले बेटा, ये वाला है, आराम से समझना, बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस से, हर क्वेश्चन को पेशेंस से। बेंजाइन बनेगी, बिल्कुल डेफिनेट रूप से बनेगी बेंजाइन। लेकिन आपने गौर किया कि इसमें आप बोलोगे सर इंट्रामोलिकुलर कैसे करवाएं हम, ये खुद आपकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। ठीक है नहीं है? तो भैया बेस है, और ये हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां से प्रोटॉन ले जाएगा, ये बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन ले जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन लेके जाएगा, जैसे ही प्रोटॉन लेके जाएगा, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मिल गया भाई, मिल गया ना इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। फिर प्रोटीक वर्कअप करवा देंगे अपन। ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन गया आपका, 4 मेंबर रिंग बन गई है। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे आपका साइनाइड ग्रुप। प्रोटीक वर्कअप करवा देना, प्रोटॉन जोड़ देना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कोई दिक्कत भाई? 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम जो 5th क्वेश्चन करवाया था वैसे। बेंजाइन बना दो, बना दी साहब बेंजाइन, और यहां से भी प्रोटॉन जाएगा, CH2 नेगेटिव और CN करवाओ तो अटैक, प्रोटिक वर्कअप करवा देना। फिर क्या करवा देना, प्रोटिक वर्कअप करवा दोगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका, कौन जुड़ गया, CH2 CN ग्रुप अटैच हो गया आपका, करवा सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, एंथ्रेनिलिक एसिड है, पता है बेंजाइन बनेगी A आपकी, और यहां पे आपको क्या दे दिया बेटा, डाइईन दे दिया।
डाइन देने का मतलब आप क्या करवाओगे, 4+2 साइक्लो एडिशन करवाओ, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और जब 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाओगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, 6 मेंबर रिंग बनेगी, ये वाली बन सकती है आराम से, इजी है। 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, वो समझना आप, देखो कैसे। इसमें यहाँ पे बेंजाइन बनेगी ए, नो डाउट। यहाँ पे क्या बनेगी, बेंजाइन बनेगी, बन गई बेंजाइन। बेंजाइन बनने के बाद ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसको आर मानो, आर मानोगे तो आरएमजीएक्स, तो आरएमजीएक्स का अटैक करो यहाँ पे, आर का अटैक होएगा यहाँ पे, हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एमजीएक्स यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपकी जो स्पीसीज है यहाँ पे तो एमजीबीआर अटैच हो गया, और यहाँ पे आपका ये ग्रुप जुड़ चुका है, अटैच हो चुका है, हो गया ना। अब आगे आपको दे रखा है ये नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है आपका, ये पूरा का पूरा कहां अटैक करेगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक तरीके से, ये यहां अटैक करेगा, सीएल ग्रुप बाहर, क्या भाई, सीएल ग्रुप आपका बाहर चला जाएगा, और एक तरफ तो ये ग्रुप अटैच हो गया, हाँ भाई, और एक तरफ ये ग्रुप अटैच हो गया, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट पीएच, दिस इज द प्रोडक्ट, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेंजाइन बनेगी, बनाओ बेंजाइन, बेंजाइन बनेगी, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा इसके ऊपर, और यहां पे देखोगे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा बनेगा, और यहाँ पे लिथियम, डीएमएफ दिया हुआ है, तो डीएमएफ क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड होता है, नहीं होता, NMe2, ये यहाँ पे अटैक करेगा भैया, Me2 बाहर, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आएगा। आप देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता है चित्र क्या करने वाला है, ये बेंजाइन बनाएगा, बनाएंगे ये बेंजाइन, बेंजाइन बनाने के बाद अगर आपको एल्किल ब्यूटिल लिथियम, ये फिनाइल लिथियम वगैरह दिखे, तो आप समझ जाना कि ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर, पीएच खुद ही अटैक करेगा भाई, करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आगे देखोगे आपको इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज मिलेगी, आगे आप देखोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज मिलेगी, अगर न्यूक्लियोफिलिक मिले तो फिर न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज का इसके ऊपर अटैक करना, अगर न्यूक्लियोफिलिक नहीं मिलती, आगे भी इलेक्ट्रोफिलिक मिलती है, तो इसका मतलब ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह भूमिका निभा रहा है, ठीक है कि नहीं, समझ में आई। और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया एक तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो CO2 के ऊपर जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो आपको अच्छी तरह पता है क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या बन गया यहाँ पे बन गया COOH, प्रोटीन वर्क दे रखा है, देखो नीचे कर सकते हो भाई आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 वैसा का वैसा क्वेश्चन है, अभी समझाया जैसा, ठीक है भाई, पीएच और यहाँ पे नेगेटिव और Li पॉजिटिव, और डीएमएफ जो होता है अभी समझाया था मैंने क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर क्या बनेगा, पीएच, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप H। क्लियर है भाई, इजी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है नहीं है, इसको आप करवा सकते हो, बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा जो पीछे से पीछे वाले में बना था, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये ना SN2 रिएक्शन हो जाएगी बैक साइड अटैक, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा पीएच, और ये लो भैया पीएच, कोई दिक्कत, देखो 12 इक्वेशन कितनी तेजी से कर लिया अपन ने, ठीक है कि नहीं। अब चेक करोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आप चेक करोगे आराम से चेक करो, तो आपको देखो इधर ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है पीसीसी, और ये कोरेफोकस है, क्या है भाई, कोरेफोकस, दिख गया होगा आपको रीजन, क्या है, कोरेफोकस, जिसमें क्या बनती है, एल्काइन बनती है, कपलिंग होती है कोरेफोकस में, पता है ना आपको, बताने की जरूरत ही नहीं, तो आपको लोगों को सब पता है क्या होने वाला है। तो यहां पे अपना जो प्रोडक्ट है वो यही रहेगा, पीएच नेगेटिव, Li पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक करेगा भाई एल्डिहाइड के ऊपर, करने दो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक, ये अटैक इधर, ये एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल, आराम से आ जाओ, क्या बन गया भाई, एल्कोहल बन गया, पीसीसी ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोनिल बन जाएगा,
क्या बनेगा भाई, कार्बोनिल बनेगा। और कार्बोनिल की कोरे फोकस करवाओगे तो एल्काइल बनेगी। देखो आराम से कर लो, आराम से, बिल्कुल इजी है। कंसेप्ट को पहचानो, होल्ड करो और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करो। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखोगे बेस दे रखा है, पीडी कार्बन दे रखा है और फिर वर्कअप करवा रखा है, तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मैं क्या करूंगा, इसको फ्री रोटेशन करूंगा। क्या करूंगा, फ्री रोटेशन करवा के, ये एक काम करते हैं ना, फ्री रोटेशन क्यों करवाएं अपन क्यों करवाएं, अपन यहाँ पे बेंजाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बेंजाइन बना देते हैं। यहाँ पे बन गई बेंजाइन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया और फिर घुमाते हैं ट्रिपल बॉन्ड लाकर। ठीक है, ये तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार से होगा। चेक करो, देखिए एक बार चेक करो। हो गया भाई। और इसको जो फ्री रोटेशन करवा के अपन इधर लाएंगे बेंजीन को, इस बेंजाइन को, गड़बड़ लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड और ये अपना क्या हो गया, बेंजाइन बन गया। दिख रहा है भाई। तो आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी भाई इसमें। देखो साइक्लो एडिशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लो। रिंग की एरोमेटाइजेशन गई भाई, ये भी 6 मेंबर बन गया। ठीक है, नहीं है, ये 6 मेंबर बन गया। इधर ये बेंजीन आपकी जुड़ चुकी है और इधर से आपका जो कीटो ग्रुप है वो NH। कोई दिक्कत, कोई समस्या, देख लो आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इजी चल रहा हूं सारा। इसमें एरोमेटाइजेशन है, इस रिंग में एरोमेटाइजेशन नहीं है, तो यहां का प्रोटॉन क्या करेगा, यहां का प्रोटॉन क्या करेगा, यहां का प्रोटॉन एलिमिनेट होएगा। क्या होएगा, एलिमिनेट होएगा। तो यहां पे डबल बॉन्ड आ रखा है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो जैसे ही ये इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो ये प्रोटॉन यहां पे आ गया एक तरीके से, तो इसमें एरोमेटाइजेशन आ गया। तो इसका प्रोडक्ट आप बना लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा प्रोडक्ट। ये देखो एरोमेटाइजेशन आ गया स्प्रेडिंग रिंग में और यहां पे ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड हो गई। ठीक है भाई। इस रिंग में ऑलरेडी एरोमेटाइजेशन था, ये यहां पे ये। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन Hb। कर लोगे भाई आराम से, इजी सा कंसेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं इसके ऊपर। यहां पे ड्यूअल कंसेप्ट आएंगे भैया, एक कंसेप्ट तो आता ही नहीं है ना आजकल। तो आप जब इसको देखोगे तो यहाँ पे बेंजाइन बन रही है, बोले ठीक है सर बेंजाइन बन गई। क्या बन गई, बेंजाइन, ये बन गई बेंजाइन। अब क्या करें अपन भैया, ये बेस है, ये एसिडिक गैस है, यहाँ पे बहुत खतरनाक एसिडिक गैस है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और वो नेगेटिव चार्ज इसके -I के हिसाब से यहाँ अटैक कर देगा। इसके -I के हिसाब से कहां अटैक करेगा, दीदी देख लिया कि आपने कहां अटैक कर रहा है भाई। तो OCH3 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बन चुका है और आप देख पा रहे हो इधर से आपका ये ग्रुप OET इधर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और एक OET इधर। तो इस नेगेटिव चार्ज को भी बहाना चाहिए था, वर्कअप होने में टाइम लगता है। ये देखो बाहर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बाहर निकल गया, बाहर नहीं निकला है, सॉरी बाहर नहीं निकला है इसको। ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे OCH3। ठीक है भाई, एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये देखो O नेगेटिव OET, और यहां पे कौन सा है भाई। अब सवाल ये उठता है कि भाई एलिमिनेशन करवाएं या कुछ और करवाएं। देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये यहां पे, एक तो बेंजाइलिक पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा। नहीं तो लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते अपन, क्या करते बेटा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लास्ट में आपको वर्कअप करवाना ही है, लास्ट में आपको वर्कअप करवाना है। तो वर्कअप करवाओगे तो यहाँ पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। कर सकते हो भाई, इजी है। नेक्स्ट जो है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन
इधर बेंजाइन बनेगी, एफ दिख गया ना आपको, तो ये टीएमएस के साथ आ गया, क्या दिक्कत होगी, टीएमएस के साथ आ गया तो टीएमएस पर नेगेटिव चार्ज ये इसको लेके जाएगा, भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको बताया था अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये है तो बेंजाइन बनेगी, और आगे की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी, इसका मतलब यहां से जाएगा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जाएगा यहां से, अटैक करेगा। समझ में आ गई होगी क्या कहानी है? करके थोड़ी बताऊं, कर लेना इसको 16 क्वेश्चन को, वैसा का वैसा है जैसा पीछे वाला करवाया था। हाँ जी, TBAF इसका मतलब वापस ये एफ जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वाला क्या बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बनाओ, ये बन गया बेंजाइन बन गई, और बेंजाइन बन गई तो ये NaNH2 दिया बेस के साथ, तो भैया यहां से प्रोटॉन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये अटैक करेगा, करने दो अटैक, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे। हाँ भाई सेम केस आ रहा है वैसा का वैसा, चेक कर लो आराम से, तो इसको मैं थोड़ा करके बता देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए आपको, इधर के ग्रुप्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखो आप गौर से, यहां से ये अटैच हुआ है कौन, ये पूरा का पूरा, तो मैं इसको कॉपी करनी पड़ेगी यार मेरे को पूरे को, क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करूंगा इसको पूरे, घुमा के लगाऊंगा ना फिर मैं, कॉपी और ये पेस्ट। हाँ जी, कहां से अटैच हो गया ये वाला, तो समझ में आ जाए उस हिसाब से अपन करेंगे, ये अटैच हो गया यहां से, ठीक है भाई, ये अटैच हो गया यहां से, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर या उसके ऊपर, भाई इसके ऊपर ही तो बोलेगा अटैक, करने दो अटैक, ये देखो इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है भाई, तो क्या होगा यहां पे, इधर वाले ग्रुप्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, और आप देख रहे हो ये 4 मेंबर रिंग बन गई है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, 4 मेंबर रिंग बन गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके बाद में आपका 5 मेंबर है, और यहाँ पे आपका COOET लगा हुआ है, ठीक है, वो कीटो ग्रुप हो ही गया, और इधर आपकी बेंजीन है, इधर ये ना बेंजीन, हाँ इधर बेंजीन है, और यहाँ पे आपके 2 OR ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज, चेक करो, हाँ जी, ये रिंग कितने मेंबर होगी पहले तो ये तो काउंट करो आप, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर होगी भी, 7 मेंबर बनानी पड़ेगी मेरे को, बन गई 7 मेंबर, 7 मेंबर में ये पहली पोजीशन, ये 2 पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COOET, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे आपकी बेंजीन है, कौन सी है, बेंजीन है, दिख गया आपको, ठीक है नहीं, सिक्स्थ पोजीशन और सेवंथ पोजीशन पे आपका कीटो ग्रुप जनरेट हुआ है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था, बस जरूरत है थोड़ा सा विजुअलाइज करने की, ढंग से देखने की, और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा हाथ साफ करने की, ठीक है नहीं है, बाकी आप क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ जी, ये 18th क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देखोगे, वही दे दिया, अटैक बेंजाइन बनेगी, OMe मॉम लगा हुआ है ऊपर, लगे रहने दो, ईथर है भाई, टेंशन मत लो तुम, ये यहाँ पे बेंजाइन बन गई है, ये यहाँ पे क्या बन गई है, बेंजाइन बन गई है, देखो इधर बेंजाइन बन गई, और बेंजाइन बन गई तो भैया किधर, इधर, तो इसको उल्टा करो आप, क्या करो भाई, उल्टा करो, ठीक है नहीं है, उल्टा करोगे, कॉपी ले लेते हैं, कॉपी क्या ले लेते हैं, इसको उल्टा ही करते हैं अपन, उल्टा कैसे करें, कोई बात नहीं, ये ऐसे घुमा के लिख दो इसको, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, इधर अटैक करेगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, आप ऐसे कर दो, क्या दिक्कत होगी, देखो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, नाइट्रोजन, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहां पे PH है, और यहां पे कौन सा है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप,
तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्चुअल में इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब बना लोगे प्रोडक्ट, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए अपन। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए। सेम वैसी की वैसी रिएक्शन बेटा क्या बनेगी? कौन सी वाली बनेगी बेंजाइन? कौन सी वाली बनेगी बेंजाइन? देख लो आराम से, यही बेंजाइन बनी क्या भाई? बन गई, कोई दिक्कत? अब आपको क्या दे रखा है? फोटोकेमिकल कंडीशंस दे रखी है। फोटोकेमिकल कंडीशंस का मतलब क्या हो गया आपका? साइक्लोएडिशन। साइक्लोएडिशन से क्या होगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिर आपको हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन दे रखी है। क्या की कंडीशन दे रखी है? हाइड्रोलाइसिस की। तो एक कार्बन पे क्या है? आपके दो OCH3 ग्रुप है, तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो अभी तो क्या है? OCH3 और OCH3 है। फिर इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, OH ग्रुप आ जाएगा, कीटो ग्रुप जनरेट कर देना। यहाँ पे क्या कर देना? कीटो ग्रुप जनरेट कर देना, ये CO। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपकी जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है, आपकी तरफ से बाकी है। आप कम से कम 2 से 3 बार इसको पढ़ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट तो करना ही करना है। आपको कंटेंट के बारे में बताना है कि कंटेंट कैसा है। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो कार्बिन और नाइट्रोजन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दो। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।